जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है जिसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित हिंदी भाषा का एकमात्र सर्वप्रथम संस्कृत जैन ग्रंथ है यह। और इसमें हम अ, पांचवें अध्याय में चल रहे हैं, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। अभी तक हमने 11 सूत्रों का अध्योपांत अध्ययन किया है, जिसमें हमने अजीव के क्या क्या हैं बातें वो सब हम देख रहे हैं अभी। और ये एक विशेष ही अध्याय है पूरे ग्रंथ में, या ये समझ लीजिए कि पूरे जैन दर्शन का महत्वपूर्ण अध्याय है यह पंचम अध्याय, जिसमें जैन दर्शन के अद्भुत सिद्धांतों का रहस्योद्घाटन किया गया है। ऐसे ऐसे सूत्र आने वाले हैं जो पूरे जगत में जैन दर्शन के सिद्धांतों को का अलग ही स्थान स्थापित करते हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत सूत्र इस ही अध्याय में आने वाले हैं। तो इसमें हमने अभी तक देखा कौन कौन से द्रव्य अजीब भी हैं और काया भी है। अच्छा, चलिए पहले सुलोचना आंटी जी, हाँ आपका अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। छह द्र- छह छह द्रव्यों को किस प्रकार दो भागों में बांट सकते हैं? नहीं नहीं, अरे अभी ये बात नहीं कर रहे हैं। वो आप आज कुछ हाँ। होने वाले थे, आज का दिवस कुछ विशेष है। हाँ, आज है ना। आज अरे मुझे सुमतिनाथ का है निर्वाण कल्याण, तीन कल्याण के सुमतिनाथ के आज। कौन कौन से? जन्म और ज्ञान और मोक्ष। हाँ और 10 लाख पर्व भी चल रहे हैं। हाँ, उसमें आज कौन सा हाँ, दिवस है? आज आज निर्वाण दिवस जन्म और कल्याणक। आज तब कल्याणक का दिन है। तब कल्याणक है आज। तब कल्याणक नहीं, उत्तम तप धर्म का दिवस है। हाँ हाँ, उत्तम तब। हाँ ठीक है। आज उत्तम का क्षमा। है सुमति, मतलब आज ये समझ ली दीपावली है। आज सुमतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक भी है, निर्वाण दिवस है। कल्याणक भी है और ज्ञान कल्याणक भी है। आज ही के दिन आज तीन भी है। बातें हुई है सुमतिनाथ भगवान की। और आज 10 लक्षण पर्व का उत्तम तप धर्म भी है। उत्तम क्षमा धर्म है। हाँ, हाँ, 10 लक्षण तब पर्व धर्म चल है। रहे हैं ना, ये पता है कि नहीं सबको? हाँ। ये जो ये वाले जो 10 लक्षण आते हैं, इसमें किसी का ध्यान ही नहीं जाता है, जैनियों का भी, कि कुछ 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। वो जो बड़े वाले आते हैं ना, बस उसी में भादो माह वाले, बस उसी को 10 लक्षण समझते हैं हम। जबकि ये तो शाश्वत पर्व है हमारे, और वर्ष में तीन तीन बार आते हैं। तो ये भी हमारा मतलब ये पर्व भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि भादों के महत्वपूर्ण है। तो ये विशेष दिवस चल रहे हैं, इसमें विशेष धर्म आराधना करना चाहिए। हाँ अनीता जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सुमतनाथ भगवान का जन्म, ज्ञान और मोक्ष कल हाँ ठीक है, बहुत तीन। अच्छा। उत्साह से मनाना चाहिए हमें इन दिवसों को। आ, हाँ, हमने देखा अजीव तत्व के वर्णन में कि अजीव और काया कौन कौन से द्रव्य हैं जो अजीव और काया भी हैं। फिर वो इसके अलावा और भी कोई द्रव्य है क्या? तो वह बताया कि जीव भी द्रव्य है। फिर इन सब द्रव्यों की विशेषता क्या है, तो वह 3 पॉइंट में फिर बताया। और उसके बाद फिर बताया कि पुद्गल द्रव्य तो रूपी है।
फिर उसके बाद द्रव्यों की संख्या बताई है, सभी द्रव्यों की। और कुछ द्रव्य निष्क्रिय रहते हैं, वह कौन कौन से द्रव्य हैं यह भी बताया है। फिर और जो द्रव्य बच गए थे उनके प्रदेशों की संख्या बताई। अच्छा, पहले द्रव्यों की संख्या बताई थी, अब उन द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या बताई। सभी द्रव्यों की, धर्म अधर्म और जीव, इनके प्रदेशों की संख्या बताई। फिर आकाश के प्रदेशों की संख्या बताई। उसके बाद पुद्गल के प्रदेशों की संख्या बताई। ये हमारा कल तक चल गया था 10वां और 11वां सूत्र, जिसमें हमने देखा था कि पुद्गल दो प्रकार का है, स्कंध और मतलब परमाणु और स्कंध। तो जो परमाणु है वह तो एक प्रदेशी है, जिसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। और जो स्कंध है वह संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। ये हमने देखा था। अब ये अनंत प्रदेशी पुद्गल भी इसी लोकाकाश के अंतर्गत रहते हैं। लोकाकाश जो कि असंख्यात प्रदेशी है, उसके अंदर भी अनंत प्रदेशी पुद्गल भी रहते हैं। कैसे? तो उसके लिए दीपक का उदाहरण दिया था कि जैसे कमरे में एक दीपक का प्रकाश हो तो वह रहता है, और उसी कमरे में पचासों या हजारों दीपक भी हो तो वो सबका प्रकाश भी एक साथ रह सकता है। वो कोई एक दीपक का प्रकाश दूसरे दीपक के प्रकाश को बाधा नहीं पहुंचाता, सभी वहां पर इस एक ही स्थान पर रह पाते हैं। वैसे ही पुद्गल के अनंत परमाणु एक ही प्रदेश पर रह पाते हैं। ये सारी चर्चा हमने की थी। अब होमवर्क दिया था मैंने, कौन कौन करके लाए होमवर्क? जो हैंड रेज हुए हैं वो तो अपेक्षित थे मुझे। कुछ लोग नाराज भी होते होंगे होमवर्क का नाम सुनकर कि हम छोटे बच्चे हैं जो हमको होमवर्क दे देते हैं, इसलिए नहीं भी करते हैं वो। एक तो पाठशाला सुनने आओ और फिर उससे उसके ऊपर होमवर्क भी करो, ये तो बहुत अन्याय है। चलिए सरिता जी बोलिए। जय जैन दीदी। हम्म। अ, इसमें दीदी मैंने है ना किताब से ही देखा है, जो छावड़ा जी की किताब थी ना, अच्छा प्रकाश जी छावड़ा जी की, उसमें से ही पहले देखा है। होमवर्क क्या था पहले ये बता दीजिए। आपने ये बोला था कि जो छह द्रव्य हैं, उन छह द्रव्यों में क्या क्या समानता है, क्या असामान्यता है, और कैसे क्या उनका है। मतलब मैंने कल लास्ट की क्लास अटेंड नहीं की थी 10 मिनट की, पर लास्ट में हमारा निकल गया था, कोई आ गया था तो चली गई थी मैं। पर ये मेरे को समझ में आ गया था कि कौन द्रव्य में क्या है, किसके माने, जैसे नित्य की अपेक्षा से, नहीं, रूपी की अपेक्षा से, ये अरूपी की नहीं है, अपेक्षा से। होमवर्क ये नहीं है। चलिए अभी अ, सुषमा जी बोलिए। हेलो, हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म। दीदी, ये था कि द्रव्यों को हम कितने भागों में अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे कि द्रव्य के कितने मतलब कर सकते हैं पार्ट। जैसे द्रव्यों को हमने दो रूपों में बांटा, तो एक जीव और एक अजीव। इस तरह से तो जीव तो एक है और अजीव हो गए पांच द्रव्य, जैसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हम्म। फिर हमने इसको द्रव्य के को करा कि जो द्रव्य मतलब अजीव भी हैं और कायवा बहुप्रदेशी भी हैं। तो उसमें हमने करा कि मतलब जो अजीव मतलब जो अजीव भी हैं, यानी कि पुद्गल हो गया, धर्म, अधर्म और आकाश, ये हो गया कि ये अजीव भी हैं और बहुप्रदेशी भी है। लेकिन अगर हम खाली बहुप्रदेशी की बात करेंगे तो पांच द्रव्य हो गए और एक द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, जैसे कि काल द्रव्य है, और ठीक है, बाकी के पांच बहुप्रदेशी हो गए। मैं समझ गई फिर आपने क्या लिखा है, लेकिन मेरा प्रश्न एग्जैक्टली यह नहीं था। मेरा प्रश्न था कि इन छह द्रव्यों को हम दो भागों में किस किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, केवल उसके नाम बताना है मुझे। समता भाभी।
दीदी आपने ये बताया था कि मतलब छह द्रव्यों को दो भागों में कैसे बांटे। हाँ तो से- जैसे जीभ भी अमूर्तिक है और धर्म द्रव्य भी अमूर्तिक है, ऐसे। हाँ, अरे चलिए, मैंने है ना लिखवाया भी है, आपने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इसका चार्ट भी बनवाया है, या फिर इसी में बनवाया, कभी ना कभी तो बनवाया है मैंने, ये चार्ट बनवाया था पूरा कि दो भागों में किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। केवल उसके नाम नाम चाहिए, डिटेल नहीं चाहिए। अ, चलिए मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दो भागों में मैंने विभाजित किया है, जीव अजीव, हम्म। रूपी अरूपी, निष्क्रिय सक्रिय, एक प्रदेशी बहुप्रदेशी, फिर सर्वगत और देशगत। सर्वगत में नहीं, जैसे कि आकाश वो सभी जगह है, लोकाकाश में भी है अलोकाकाश में भी है। केवल नाम नाम बोलिए जैसे आपने अभी बोला है। जी। फिर संख्यात और अनंत, असंख्यात, सॉरी, असंख्यात और अनंत। और फिर है खंड और अखंड। फिर अस्थिकाय और अस्थिकाय है, और फिर काय रहित अस्थि, ऐसे है। फिर भाववती शक्ति और क्रियावती शक्ति के आधार पे, फिर विभाव सहित और विभाव रहित। ये मैंने 10 तरह से किया दीदी। हाँ ठीक है, काफी कुछ ठीक है उत्तर आपका। वैसे आपने इसी में से, ये जो हमारी टीका है उसी में से देखकर ये मेरे ख्याल से किया है आपने, है ना, क्योंकि शब्द वही आ रहे हैं सारे। जो राम जी भाई वाली टीका है उसी में से किया है आपने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पर अच्छा अच्छा है। बस मुझे ऐसा ही चाहिए था जिसमें केवल नाम नाम, क्योंकि डिटेल तो अपन करेंगे अभी। ठीक है, बस इन तरीकों से दो दो भागों में द्रव्य को विभाजित किया जा सकता है। किस किस प्रकार से? तो सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जीव और अजीव, दो प्रकार से इन छह द्रव्यों को विभाजित किया गया। तो कैसे? एकमात्र जीव द्रव्य जीव है और बाकी सब पांचों द्रव्य अजीव हैं। ठीक है। दूसरा, उस दिन सुलोचना आंटी ने ये पढ़ के भी बताया था जो हमने लिखा था, है ना। हाँ ठीक है सुलोचना आंटी, उस दिन आपने पढ़कर बताया था ये। दूसरा है मूर्तिक और अमूर्तिक। तो मूर्तिक में एकमात्र पुद्गल द्रव्य आएगा और बाकी सभी द्रव्य अमूर्तिक। इस तरह से दो भागों में विभाजित किया। तीसरा है अक्रिय और सक्रिय। तो इसमें चार और दो आएंगे। अभी तक कितना कितने आ रहे थे? एक, पांच, फिर से एक, पांच, अब चार, दो। चार दो कैसे? कि सक्रिय अक्रिय बोला तो अक्रिय चार द्रव्य हैं। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों ही अक्रिय हैं। और बाकी कितने? दो बच गए, तो जी और पुद्गल वो दोनों सक्रिय, इसलिए चार और दो आएंगे इसमें। तीन पॉइंट हो गए। अब चार, चौथा पॉइंट, एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी। तो इसमें कैसा रेशो आएगा? अभी तक हमने देखा था ना ऊपर, अभी चार और दो का आया था। ऐसा इसमें कौन सा वाला रेशो आएगा? बहुप्रदेशी, एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी। एक प्रदेशी कितने द्रव्य हैं? एक द्रव्य, एक प्रदेशी है दीदी, काल द्रव्य। और बाकी 5 बहुप्रदेशी है। हाँ, ऐसा भी ले सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि दो द्रव्य एक प्रदेशी है और बाकी चार द्रव्य बहुप्रदेशी।
क्योंकि पुद्गल द्रव्य वास्तव में तो एक प्रदेशी ही है, पर उसको उपचार से हम्म। बहुप्रदेशी कहा गया है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 4। 4 हो गए। अब 5वां लिखिए, सर्वगत और देशगत। तो इसका क्या रेशो बनेगा? 1 और 5। सर्वगत आकाश है, और देशगत बाकी के पांचों द्रव्य सब देशगत है। नेक्स्ट लिखिए, अस्थि की अपेक्षा से। तो उसके लिए शब्द आएंगे, अस्थिकाय और काय रहित अस्थि। अस्थिकाय और काय रहित अस्थि। इसका रेशो बनेगा 5:1। कौन कौन से 5? तो पंचास्तिकाय जो हमारा ग्रंथ है वही है ये बात। पुद्गल, धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये सभी बहुप्रदेशी में आ जाएंगे। मतलब अस्थिकाय में आ जाएंगे, और काय रहित अस्थि में कालाणु आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, वैभाविक शक्ति सहित और वैभाविक शक्ति रहित। क्या रेशो बनेगा इसका सुषमा जी? दीदी, जिनका विभाग हो सकता है या वैभाविक? वैभाविक शक्ति सहित, शक्ति बोल रहे हैं ना हम, वैभाविक हम्म। सहित और वैभाविक शक्ति रहित। दीदी, जीव और पुद्गल तो होगा शायद वैभाविक शक्ति सहित, हम्म। जिसमें क्रियावती शक्ति होगी, जहां हाँ, तक मेरे को और बाकी के जो है, वैसे तो ये वैभाविक मतलब जो भाव बाकी वो तो सभी में ही होती है, लेकिन जो शक्तियां दो होती हैं वो जीव और पुद्गल में ही होती हैं। ये हाँ। ऐसे ही 2 और 4 का रेशो आएगा, जीव और पुद्गल में वैभाविक शक्ति है, बाकी किसी सही, में। और बाकी चारों में वैभाविक रहित है। हम्म, वैभाविक शक्ति रहित। अब इसकी सूक्ष्मता में जाए तो और लिख लीजिए, ये तो हमारे स्थूल हो गए ये सब, इतने तो ये मुख्य हो गए। कितने पॉइंट हो गए ये? 7। 7 हो गए ना। चलिए, ये अच्छा। अ, मुख्य रूप से तो यही है, थोड़ा अगर हम सूक्ष्मता से जाएं तो ये समझ लीजिए कि बहुप्रदेशी जो द्रव्य है उनका भी 2 भेद किए। अभी ये तो, ये जो हमने भेद किए ना, ये सारे द्रव्यों के। अब बहुप्रदेशी द्रव्य के 2 भेद हैं, संख्यात प्रदेशी और संख्यात से अलग। तो संख्यात प्रदेशी और संख्यात से अलग, संख्यात से परे। आप इसमें किताब में देखेंगे तो संख्यात से परे लिखा है। संख्यात से परे मतलब कितना हो गया? असंख्यात और अनंत दोनों हो गए उसमें, दोनों उसमें आ गए, और संख्यात आ गया इसमें।
संख्यात प्रदेश वाला एक भेद, और दूसरे में आ गया असंख्यात और अनंत, मतलब संख्यात से परे प्रदेश वाला। अब इसके और भेद करते जाएंगे तो जो संख्यातीत है बहुप्रदेशी द्रव्य, वो भी वो भी दो प्रकार का है, असंख्यात और अनंत। तो उसके इतने डिटेल में मत जाओ आप। अब अनंत प्रदेशी द्रव्य भी दो तरह के हैं। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं हम, है ना, इसमें से समझते जाएंगे। चलिए, द्रव्य मूर्तिक और अमूर्तिक दो प्रकार के हैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, किसका ओपन है माइक वो पढ़ लीजिए। द्रव्य मूर्तिक और अमूर्तिक दो प्रकार के हैं। दूसरा है पॉइंट, अमूर्तिक द्रव्य चेतन और जड़ के भेद से दो प्रकार के हैं। फिर तीसरा है कि मूर्तिक द्रव्य दो तरह के हैं, एक अणु और दूसरा स्कंद। बस अभी तीन। फोर्थ पॉइंट है द्रव्य मूर्तिक और अमूर्तिक, ये तो हमने पॉइंट लिखा ही है। द्रव्य जो हम्म कितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं। उनमें से कुछ द्रव्य तो मूर्तिक है और कुछ द्रव्य अमूर्तिक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कितने द्रव्य मूर्तिक है। केवल एक मात्र पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और बाकी के 5 द्रव्य अमूर्तिक है। इस तरह से ये द्रव्य के दो भेद हो गए। दूसरा पॉइंट, अमूर्तिक द्रव्य चेतन और जड़ के भेद से दो प्रकार के हैं। तो जो अमूर्तिक है, पुद्गल को छोड़ दिया, यदि उसको पुद्गल को ले भी लिया, सभी द्रव्यों को भी ले लिया, तो भी वो द्रव्य चेतन और जड़ के भेद से दो प्रकार के हैं। तो उसमें एक जीव द्रव्य चेतन है और बाकी सब पांचों द्रव्य जड़ है। तीसरा, मूर्तिक द्रव्य दो तरह के हैं, एक अणु और दूसरा स्कंद। मूर्तिक द्रव्य पुद्गल द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, जो कल हमने समझा था, अणु और स्कंद। इस तरह से दो भेद हैं पुद्गल द्रव्य के। आगे पढ़िए। मूर्तिक द्रव्य के सूक्ष्म और बादर इस तरह से दो भेद हैं। फिर सूक्ष्म मूर्तिक द्रव्य दो तरह का है, एक सूक्ष्म सूक्ष्म और दूसरा सूक्ष्म। फिर है स्कंद, सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार का है। हाँ, फिर है ये देखिए, ये है ना, थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। इसके लिए ही मैंने, है ना, ये अलग अलग ग्रंथ का सम्मेलन इसमें किया गया है। वो वाला ग्रंथ लेकर बैठी हूं मैं आपके लिए। हाँ, मूर्तिक द्रव्य के सूक्ष्म और बादर इस तरह दो भेद है। जो मूर्तिक द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य, उसके भी हम्म सूक्ष्म और बादर, बादर मतलब स्थूल, सूक्ष्म और बादर, ये दो तरह के भेद है। सूक्ष्म मूर्तिक द्रव्य भी दो प्रकार का है, सूक्ष्म सूक्ष्म और दूसरा सूक्ष्म। अब वास्तव में तो ये 6 प्रकार का है। देखो मैं आपको नाम बताती हूँ 6 के। हम्म। पूरी एक गाथा आई है नियम सारजी में, ये इसकी वो गाथा। हम्म सम्यक ज्ञान चंद्रिका में है ये। स्कंद के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। स्कंद, स्कंद मतलब समझ हम्म गए ना, परमाणु और स्कंद, ये दो चीजें समझ में आनी चाहिए। पुद्गल का वह भाग जिसके दूसरे भाग नहीं हो सके, वो छोटा से छोटा हिस्सा, वह एक अणु होता है। जो एक प्रदेश को घेरता है वो एक अणु होता है। और उस एक अणु में और दूसरे अणु और जुड़ते जाते हैं, वो स्कंद कहलाता है। तो उसमें असंख्यात, संख्यात, अनंत भेद इस तरह से हो जाते हैं उसके। मतलब अनंत परमाणु एक स्कंद में होते हैं। यदि हम एक छोटी सी चीज उठाएं तो इसमें भी अनंत परमाणु है, अणु है, अनंत अनंत अणु है। स्कंद और अणु का ये भेद समझ में आना चाहिए। अब जो स्कंद है, मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलन को स्कंद कहते हैं। अभी स्कंद की भी परिभाषा आएगी इसमें। अभी ये क्या अजीव द्रव्य का ही पूरा अधिकार है। तो पूरे इसमें आपको ये पूरी बात एकदम क्लियर से समझाने वाले हैं वो, अलग अलग सूत्रों के माध्यम से। स्कंद के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये सब भेद हैं। अब ये स्कंद कैसे बनता है, स्कंद से वापस अणु कैसे बनता है, ये पूरी चर्चा आने वाली है अभी, है ना। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बादर बादर बोले या स्थूल स्थूल बोले, एक ही बात है। बादर शब्द का अर्थ है स्थूल है।
सबसे पहला जो भेद है बादर बादर, वो कौन से पुद्गल कौन सा है वो जो बादर बादर है? तो उनमें से पत्थर, काठ, तृण आदि पृथ्वी बादर बादर है। ये पुद्गल का रूप बता रहे हैं ना हमें, तो ये सब बादर बादर है। फिर उसके बाद बादर आया दूसरा शब्द, तो टुकड़े होकर नहीं जुड़ते, जल घी तेल आदि बादर हैं, जो टूटकर मिल जाते हैं। जो बादर बादर थे वो टुकड़े हो गए तो मिलेंगे नहीं वापस बाद में। कौन कौन से ऐसे? लकड़ी, पत्थर का, तृण आदि ये सब। और जो जल है, घी है, तेल है, ये सब बादर हैं जो टूट भी जाए तो भी मिल जाते हैं वापस। फिर छाया, आतप, चांदनी, ये बादर सूक्ष्म है, जो कि देखने में तो बादर और ग्रहण करने में सूक्ष्म है। दिखते तो बादर हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, चांदनी नहीं दिखाई दे रही हमको, उजाला नहीं दिखाई देता, क्योंकि उजाला भी दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा दिखता है हमें कि हाँ उजाला है, कम उजाला हो गया, ज्यादा उजाला हो गया। सारी चर्चा हमारी ये रहती है, मतलब वो चर्चा में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो दिखता तो स्थूल है, लेकिन ग्रहण करने में सूक्ष्म है। उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते, वो सूक्ष्म है। नेत्र को छोड़कर चार इंद्रियों के विषय रस गंधादिक सूक्ष्म बादर है। ये बादर सूक्ष्म था, क्योंकि दिखता तो बादर है, स्थूल है, लेकिन होता सूक्ष्म है। ऐसे ही अब सूक्ष्म बादर है वो कौन से है? तो चार इंद्रियों के विषय रस गंधादिक सूक्ष्म बादर है, जो देखने में तो नहीं आते लेकिन ग्रहण करने में आते हैं। हमने शब्द सुना तो वो देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रहण कर पा रहे हैं, हम उसको ज्ञान में ग्रहण कर पा रहे हैं। खुशबू सूंघी, तो खुशबू कहाँ है? कि देखने में नहीं आएगी, लेकिन खुशबू को हम ग्रहण कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए ये सब क्या है? सूक्ष्म बादर है। कर्म वर्गणा सूक्ष्म है, जो अनंत मिली हुई है परंतु दृष्टि में नहीं आती, ये सूक्ष्म है। कर्म वर्गणा जो ज्ञाना वर्णादिक 8 कर्म है, ये जो कर्म वर्गणा है ये सूक्ष्म है, देखने में नहीं आती, जबकि है अनंत हमारे हमारे साथ, लेकिन दृष्टि में नहीं आती। और सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु है, जिसका दूसरा भाग नहीं होता। ये हमने जो चर्चा की थी ना अणु की, वो अणु जिसका दूसरा विभाग नहीं होता, वो सूक्ष्म सूक्ष्म, मतलब सबसे सूक्ष्म वो अणु है। ये परमात्म प्रकाश के आधार से लिया गया है ये सब। पूरा इसका बहुत सारा डिटेल है, हमने तो अभी शॉर्ट में समझाया है, अभी और आने वाला है, अपने अपने सूत्रों में ही और विस्तार से आने वाली है ये चर्चा। तो अब इसमें हम क्या देख रहे थे? सूक्ष्म सूक्ष्म और दूसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म मूर्तिक द्रव्य दो प्रकार का है, सूक्ष्म सूक्ष्म और दूसरा सूक्ष्म। अब इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म कौन है और सूक्ष्म कौन है, कौन बता सकता है? जो अभी हमने कैसे? चर्चा की उसके अकॉर्डिंग। कुंद प्रभा जी, सूक्ष्म सूक्ष्म कौन है और सूक्ष्म कौन है? तो दीदी वो कर्म वर्गणाएं हैं जो पूरे लोकाकाश में भरी हुई हैं, पर हमें नजर नहीं आती। और सूक्ष्म में है दीदी, आ, हम्म, हम्म, नहीं सॉरी, सूक्ष्म सूक्ष्म में है वो अणु, एक एक अणु, वो सूक्ष्म सूक्ष्म है। और जो सूक्ष्म है वो कर्म वर्गणाएं हैं। रेणु जी बोलिए। दीदी सूक्ष्म वो होता है जिसका इंद्रियों के द्वारा भी ग्रहण ना हो सके, जैसे कर्माण वर्गणाएं। और सूक्ष्म वो है अविभागी पद्मालु सॉरी अविभागी पुद्गल परमाणु। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण तो शब्द ही है कहीं भी। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण तो किसी पुद्गल का ऐसा भी हो सकता है कि हो जाए ग्रहण, या नहीं भी हो, लेकिन उससे सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म का कोई संबंध नहीं है। नमिता जी बोलिए। दीदी सूक्ष्म तो कर्म वर्गनाएं जो देखने में नहीं आती हैं, और सूक्ष्म सूक्ष्म जो जिसका विभाग नहीं हो सकता, जिस परमाणु का, वो परमाणु अणु जो है वो सूक्ष्म सूक्ष्म है, बिल्कुल ठीक है, जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, इतना ही उत्तर अपेक्षित था। सूक्ष्म सूक्ष्म कर्म को बताया और सूक्ष्म अणु को बताया, जिसका दूसरा भी विभाग नहीं हो सके। सॉरी, उल्टा, मतलब कर्म वर्गणा है वह सूक्ष्म है, और सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु है, ऐसा है। चलिए, तो ये हमने देखा दो तरह के हो गए।
अब स्कंद, सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार का, जो स्कंद है वह दो प्रकार का है, सूक्ष्म और बादर, या फिर कहें सूक्ष्म और स्थूल। अब सूक्ष्म जो अणु है वह दो प्रकार का है, पुद्गल अणु और काला अणु। अब इसमें दूसरा द्रव्य भी शामिल किया है। जो सूक्ष्म अणु है, अणु मतलब जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, तो वो भी दो प्रकार के हैं। एक तो पुद्गल का अणु, पुद्गल का परमाणु, वह भी सूक्ष्म है। और काला अणु जो काल द्रव्य है उसका भी वो भी एक प्रदेशी है ना, वो भी, तो वो भी सबसे छोटा सूक्ष्म परमाणु है, वो भी सूक्ष्म अणु है वह। फिर अक्रिय और सक्रिय। तो अक्रिय और सक्रिय तो हमने पूरा एक सूत्र समझ लिया है इसके लिए, अक्रिय और सक्रिय के लिए। निष्क्रियाणि च, तो उसमें निष्क्रियाणि, निष्क्रिय किसको किसको बताया? तो जो गमनागमन रहित है वो द्रव्य निष्क्रिय है। कौन कौन से द्रव्य हैं गमनागमन रहित? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश और द्रव्य, आकाश द्रव्य। ये गमनागमन रहित है। अब ये तो हमने अभी सूत्र के हिसाब से, लेकिन काल द्रव्य भी गमनागमन रहित निष्क्रिय द्रव्य है। और सक्रिय कौन है? तो गमनागमन रहित, गमनागमन सहित द्रव्य। तो कौन कौन है गमनागमन सहित द्रव्य? पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, ये दोनों ही सक्रिय द्रव्य है। द्रव्य दो तरह के, एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी। इसमें एक प्रदेशी में कौन कौन से द्रव्य आएंगे? तो दो द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और काल द्रव्य, दोनों ही एक प्रदेशी है। और बाकी सब चार द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये बहुप्रदेशी द्रव्य हैं। समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं हो रहा? आपने जिनवाणी रखी है अपने सामने तो आपको समझ में आएगा। यदि आपको आवश्यकता हो तो यहाँ पीडीएफ यहाँ से भी खोल सकते हैं। आप हैंड रेस करके बता दीजिएगा कि पीडीएफ की जरूरत है आपको। जिनको कोई प्रश्न नहीं हो वे हैंड्स डाउन कर लीजिए। बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेद रूप हैं। अब नेक्स्ट हमारा आया है। क्या प्रश्न है अनीता जी? कुन प्रभा जी बोली। दीदी मैं वो पूछ रही थी, ये परमात्म प्रकाश की कौन सी गाथा के कौन सी गाथा के उसके है आधार पे? अध्याय 2 में दोहा नंबर 19 है, उसके भावार्थ में है। दोहा नंबर अच्छा 19 के भावार्थ में। ठीक है दीदी, यही पूछ रही थी। और गोमटसार जीव कांड में भी है, गाथा 603 में। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी है 690 पेज पर। पंचास्तिकाय में भी है और इसमें भी है, तत्वार सूत्र में भी। अभी और आने वाली है चर्चा, उसमें यही वाली चर्चा आने वाली। चलिए, अब द्रव्य दो तरह के, एक प्रदेशी हो गया। बहुप्रदेशीय द्रव्य दो भेद रूप हैं, संख्यात प्रदेश वाला और संख्या से परे प्रदेश वाला। संख्या से परे प्रदेश वाला मतलब असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। ये बहुप्रदेशी है ना, उसके भेद कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक भेद तो हो गया संख्यात प्रदेशी वाला और एक हो गया संख्यात से परे, उसमें दोनों शामिल हो गए। संख्यातीत बहुप्रदेशी द्रव्य दो भेद रूप है, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। संख्यातीत है मतलब जिसकी संख्या हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा दो प्रकार का है। तो असंख्य भी उसमें आ गया और अनंत भी उसमें आ गया। तो ये बहुप्रदेशी द्रव्य इस प्रकार के दो दो भेद इस प्रकार के भी हैं उनके। अनंत प्रदेशी द्रव्य दो तरह के हैं, अखंड आकाश और अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद। अखंड आकाश और अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद, ये दोनों ही अनंत प्रदेशी है। कैसे? कि आकाश तो है ही अनंत प्रदेशी, हमें पता है, क्योंकि लोकाकाश में भी और लोकाकाश के बाहर भी है आकाश, तो अनंत आकाश है। और पुद्गल द्रव्य भी अनंत प्रदेशी है। कैसे? जब स्कंद रूप में हो जाएगा वो, तब वो अनंत प्रदेशी है। वैसे तो एक प्रदेशी, लेकिन उसे